Approximately 4 lectures they are posted in district Doda, district Kiswa. तो बड़ा हार्डेस्ट जोन ठीक है कैसे यार सुनिए ना भैया सर मेरा कहने का मतलब है 3.5 साल से वो लेक्चर्स जिसमें से 30% जो है फीमेल लेक्चर्स हैं वो वहाँ पोस्टेड हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक 794 लेक्चर्स, दूसरी लिस्ट जो है 100 लेक्चर्स की, अप्रॉक्सीमेटली 900 लेक्चर्स की जो ट्रांसफर है वो कश्मीर में होती है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ जो जम्मू के, जो कठुआ के, जो सांबा के लेक्चर्स हैं 3.5 साल से जो पोस्ट हैं अपने घर से क्या उनका कोई हक नहीं है? क्या उनको ट्रांसफर अपने जो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ ट्रांसफर नहीं करना चाहिए? ये छोटा सा सवाल इन्होंने पूछा। मैं अब एक मिनट में आपको दूसरी बात रखूँगा। मेरा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी सब मिल 2.5 लाख उसकी पॉपुलेशन है सर, और 2.5 लाख की जो पॉपुलेशन एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिपेंड करती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं एक गायनी का जो डॉक्टर है ही इज़ नॉट पोस्टेड फॉर द लास्ट 4 मंथ्स। जो वहाँ लगी थी उसकी प्रमोशन होगी, वो चलेगी। आई प्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेशन फॉर द ऑनरेबल मिनिस्टर साहब। 15 डॉक्टर्स जो हैं मेडिकल ऑफिसर्स हैं सर वो वहाँ पर वेकेंट पोस्ट है। आई फेल टू अंडरस्टैंड बाई माई पोजिशन वाज बाई माई रिप्रेजेंटेशन दैट वाज नॉट कंसीडर्ड। और वो बॉर्डर एरिया सर, इंटरनेशनल बॉर्डर कुछ कंट्री का क्षेत्र है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये निवेदन करना चाहूँगा, काइंडली कंसीडर। मैं गया इनसे मिलने 2-3 बार मिलना नहीं होगा। कल मैं उनसे कमिश्नर साहब को मिला हूँ, उन्होंने मेरे को दो आपका पॉइंट आ गया। आपका पॉइंट नजीर गुरेजी साहब, चलो एक नजीर गुरेजी इसको बोले तो इसके बाद निजाम साहब एक मिनट, निजाम साहब जरा यार बात करने दो। चलो बोलो आप लोग रैंडम देते हो यार हाउस को। बोलिए गुरेजी साहब, बोलिए आप। सर यहाँ सुन के कुछ चीजें हैरानी होती है। आप अपनी बात करो ना। मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सुन के ही कर रहा हूँ ना। अभी ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने जवाब दे दिया कि पिछले 7-8 साल से फ्रीज किए गए पोस्ट। यकीनन मेरे गुरेज में सर आज कोई लेक्चरर नहीं है। आज के डेट में साइंस का 8 हायर सेकेंडरी से, और ये उधार लेके एक स्कूल से निकाल के दूसरे स्कूल भेज रहे हैं। मैं यहाँ पर बिजली की इन्होंने बात की, एक साइड से कह रहे हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। हुकूमत वो काटे आपने जो बोए 7 साल में अभी उनको निकाल रही है। वो यकीनी कह रहा हूँ, यकीनी कह रहा हूँ, आप लोगों ने जो काटे बोए हैं उनको निकाल रही है हुकूमत। मैं मुबारकबाद देता हूँ सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को। ये बिजली की बात कर रहे थे, अभी फयाज साहब कह रहे थे एमनेस्टी देनी चाहिए। एक साइड से कह रहे हैं आप मीटर मत लगाओ, दूसरे साइड से कह रहे हैं नहीं आप 2500 रुपया लेते हो फीस और 2500 रुपया ऐसे ही लेते हो मीटर के बगैर। तो एक साइड से आप तो यह बताओ कि क्या कहते हैं करना क्या है, मीटर लगाना है या नहीं लगाना है? आप कह रहे हैं उमर की हुकूमत में नहीं बढ़ा, ये बिजली फीस आपके लोगों ने बढ़ाई है और इंशाल्लाह हम इसको कम कर देंगे। आप देखेंगे आप लोगों ने लूटा है इस सब को। आपने जो सियासत की लड़ाई की है ना, आपने जो सियासत की लड़ाई की है ना, वो आपको सर मेरी गुजारिश होगी सर आप देख लीजिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को और ऑनरेबल मिनिस्टर अनिल हसनदी को। 3,000 रुपया में यहाँ टेलीविजन को मिलता था अनिल हसनदी में, अभी इन्होंने 9,000 किया उनका, वही काम करते थे। आपके हुकूमत मुझे कर रही है। इसी तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट में सर, हेल्थ डिपार्टमेंट में अस्पताल डेवलपमेंट फंड में लोगों को लगाया गया है 300-400 रुपया देते हैं महीने में, और वो फाइल चल रही है ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा। मैं आपको आपका थैंक्स कहता हूँ कि आप उस फाइल को चला रहे हैं। कम से कम उनको भी मिनिमम वेजेस देनी चाहिए जो मिनिमम वेजेस बाकी लोगों को मिल रहा है। आप
आप देखिए सर वो खत्म कुर्सी की हालत में और वही चला रहे फर्स्ट एड सेंटर जो हस्पताल डेवलपमेंट भवन में बैठे हैं। आप कह रहे हो हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। आप लोगों ने रेत भी बेचा, आप लोगों ने जमीनें भी बेची, आप लोगों ने क्या रखा है 7 साल में यहाँ। अब हम वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस रियासत को उमर अब्दुल्ला की सरबराही में इंशाल्लाह 5 साल के बाद आप देखेंगे कि ये रियासत काम की होगी। ये ड्रामेबाजी मत करो, आप लोग भी मुश्किल में पड़े हुए हो, आप लोग भी कसम कुर्सी की हालत में पड़े हुए हो। आप लोग यहाँ पे ड्रामे मत करो, मेहरबानी करो, ड्रामे मत करो। आप लोगों को खुद एहसास है ये ट्रांसफर पॉलिसी किसने नहीं बनाई 7 साल में, ये ब्लैकेट बेट किसने लगाई मुलाजमों में 7 साल में। और आज आप जहाँ चला रहे हो, आपको शुक्रिया करना चाहिए इस हुकूमत को। हुकूमत का कि 1 साल में आप पूछ रहे हो 1 साल में क्या हुआ, मैं बताऊंगा 1 साल में क्या हुआ, मैं बताऊंगा आपको 1 साल में क्या हुआ। हमने वादा किया था, हमने वादा किया था, हमने वादा किया था मैनिफेस्टो में हम वुमेन्स को, औरतों को मुफ्त राइट देंगे, हमने किया। हमने वादा किया था बिल पास कर, ये रेजोल्यूशन पास करेंगे, हमने किया। हमने वादा किया था, हमने वादा किया था अपने फरकारी के दोस्तों को मुलाजिम लगाने के लिए हमने रेफर किया। हमने वादा किया था बिजली में मीटर लगाएंगे 200 यूनिट, हमने AMI को दे दिया और बाकी को दे देंगे। आप कह रहे हो कुछ नहीं हुआ, बड़ी शर्म की बात है, बड़ी हैरानी की बात है। आप पर गुस्से करते रहना चाहिए गवर्नमेंट को, आपको कहना चाहिए। मैं हैरान हुआ आपने मिनिस्टर साहब को यहाँ बता रही थी, मैं आज सुन रहा हूँ 10 साल से 7 साल से कोई अपॉइंटमेंट नहीं दी हमारे नौजवान बन रहे हैं। गुरेजी साहब तशरीफ भाई क्या हो गया, आपका हो गया, हो गया, अब हो गया, हो गया। एक बात कह के खत्म करूंगा। These people should be thankful to उमर अब्दुल्ला जिसने इस रियासत को इन हाथ में संभाला है। और ये ड्रामा कर रही है राजू साहब, राजू, मिस्टर राजू, बैठो, आप थकते भी नहीं हो, कैसे बात होते हैं। स्पीकर साहब शुक्रिया, बहुत खुश। इसके बाद मेरा स्पीकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चले हो गया साथ ही साथ मेरा इशू है ये 0 आवर में कि हम पार्टी जो है अननेसेसरी इश्यूज को जो है आप इस तरीके से हवा क्यों दे रहे हैं। सबने साइलेंट सुनने के लिए मेहरबानी करके तो आप जो आपका कंसर्न है उस कंसर्न में आप बात करें, बजाय हम तंगी करने का कोई फायदा नहीं। प्लीज सर। चलिए राजू साहब बोलिए। निजाम नहीं बस करें, जो बोलेंगे 2 इशू है मेरा। स्पीकर साहब उसको बोलते दो, ये बात का डिस्कस करेंगे। bear with me, just for 2 minutes, just for 2 minutes, wait for 2 minutes, please for 2 minutes। हाँ, स्पीकर साहब मैं आपकी वजाहत से हाउस और हुकूमत की जानिब में ये मैं हाउस का अटेंशन ड्रा करना चाहता हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे पहले स्पीकर साहब यहाँ बात चली डिस्क्रिमिनेशन की। स्पीकर साहब यहाँ बात चली चलिए बोलिए। यहाँ पर ये छोटी सी बात है मैं हेड मिनिस्टर से लेना चाहूंगा। जरा आखिर दिए मीर साहब कुछ कह रहे हैं, 1 मिनट बोलिए। जरा बात तो सुनो ना, बात सुनो। भला इनकी बात तो सुनो ना, बातें मत करो, वक्त जाया हो रहा है। हाँ स्पीकर साहब पिछले 2 दिन से लगातार देख रहे हैं कि ये एक किस्म का मैच फिक्स है। आप भी
जरा इसमें ध्यान पूरी तरह से दे दीजिए। जब एक स्मॉल किसी मेंबर की उंगली खड़ा होती है, स्मॉल मेंशन होने की बात होती है, तो भाषण तो लंबे लंबे चलते हैं और कभी भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो ये रहते नहीं। तो इसलिए हाउस को इतना कम टाइम है और उसको ज़्यादा कार्रवाई पूरी हो, आपको भी सारे मेंबरों को, सारे पार्टियों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। हमने कल भी देखा निज़ाम साहब, हम इसीलिए हाथ ही नहीं खड़ा करते, देखते हैं कि मछली बाजार में तो इधर नज़र ही नहीं पड़ती। तो कल भी निज़ाम साहब ने, काबिल एमएलए है, कल भी उन्हें काफ़ी कश्मकश की, नहीं मौका मिला। आज भी सुबह से 3 बार उठा, मैं नज़र ही नहीं पड़ी आपकी वहाँ पर। मेरी गुजारिश है, मेहरबानी करके इक्वल रिप्रेजेंटेशन कीजिए और क्वेश्चन स्पेसिफिक रहे। सवाल कहीं का होता है और भाषण कहीं के होते हैं, तो ऐसे टाइम वेस्ट होता है। अभी निजाम साहब की तरफ से जो आज मुझे स्लिप मिला, इस पर उन्होंने लिखा है, चीफ नीचे लिखा है कि हमारी पार्टी की तरफ से इरफान हफीज साहब तकरीर करेंगे। एक नाम लिखा है जो मेरे पास स्लिप मौजूद है, इरफान हफीज। सुनिए ना मेरी बात, तो आप सुनो ना, अगर मैं गलत कहूंगा तो आप तरदीद करें। आप तशरीफ फिर क्लियरिफिकेशन दीजिए, मैं पूरी बात करूंगा। स्लिप मेरे पास मौजूद है। तो मैंने जो ही इनका स्लिप आया, इरफान हफीज साहब को टाइम दे दिया, उन्होंने बोला। अब इन्होंने मुझे इशारा दिया, मैं भी बोलना चाहता हूं। तो मैंने कहा राजू साहब को मैंने बुलाया, आप 2 मिनट इंतजार कीजिए, राजू साहब कंप्लीट करेंगे, मैं आपको टाइम दे दूंगा। ये उठ के चले गए। आप बताएं मेरा क्या कसूर है इसमें? चले कोई बात है, आप तशरीफ रखिए ना, आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए आप। राजू साहब आप कंप्लीट करें। मेरे से 2 इश्यूज। मैं सवेरे से 4-5 दफा उठा, आई वॉज नॉट अलाउड। उसके अलावा जब इस ड्रग एडिक्शन पे, ड्रग एब्यूज पे आपने सप्लीमेंट्रीज अलाउ किए, तकरीबन 20 से ज्यादा लोग उठे। जब मैं उठा, आई फील सॉरी, आई हैव tremendous respect for you and the chair as well. I respect the dignity of the house too. आपने इंसिनिएटिंग तरीके से कहा कि कोई सवाल नहीं, मुझे बेइज्जती से बिठाया। उसके बाद मैंने फैसला किया कि हम जी आज की इस कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। इमरान साहब, ये इरफान साहब मेरे पास आ गए, उन्होंने कहा नहीं वो बाद में फैसला करेंगे, बैठ के प्रेसिडेंट साहब होंगे, CLP लीडर साहब होंगे, हम मुश्तरका तो फैसला करेंगे। बिकॉज आई डोंट मेक एनी बोन्स टू से वी फील अंडरमाइंड एज अ ग्रुप ऑफ कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी, वी फील अंडरमाइंड, इवन वी फील डिस्क्रिमिनेट। उस पर हमें अपना फैसला लेना। इन्होंने कहा कि भैया सिर्फ मेरा नाम भेज दो, मुझे कोई बहुत ही मैंने कहा ऑल ओवर दैट डिसीजन इज अंडरमाइंड, चलो आप प्रेस करके ऐसे मेंबर में भेज देता हूँ। मुझे बात जो कहनी थी वो इस हाउस की मर्यादा की कहनी थी। आज जिस तरीके से डिस्कशन चला, आई टेक एन एक्सेप्शन टू इट। डिविजिव एजेंडा चला, उन्होंने वहां से रीजन की बात की, कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं हुई। रीजन से वो भी है, जम्मू का MLA हमारा कांग्रेस वाला, रीजन से कई इंडिपेंडेंट्स भी है, NC के या इंडिपेंडेंट्स है। रीजनल बुनियादों पे इस हाउस को डिवाइड करने की कोशिश की गई। मैं यहां के साइड को भी गुजारिश करता हूं, दिस विल हैव अ फैक्टल रिजल्ट। चलिए आपकी बात आ गई। ये चीज भी गलत है, मुझे यही कहना था। और रूल्स जो है, बिजनेस रूल्स है, बिजनेस रूल्स नेवर अलाउ एनीथिंग which divides this house, which undermines its dignity, which mars the business, or which prevents a single individual as a member to raise the issue of his constituency or of his state. Thank you very much. हाँ बोलिए। स्पीकर साहब शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया 0 आवर में पॉइंट रेज करने का।
यहाँ बात मैं ज़्यादा तकलीफ नहीं करूँगा। डिस्क्रिमिनेशन की बात चली थी तो मैं भी जम्मू रीजन से आता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से सलाब में जो चीफ मिनिस्टर साहब खुद पैदल चल के 2-3 बार हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमे और अपने से भी लीड फंड दिया। लेकिन सिर्फ मैं हेल्थ मिनिस्टर की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जब सलाब आया जनाब तो नेशनल हाईवे बंद हो गया, उधमपुर बंद हो गया, बनियाल साइड जाना भी हमारा बंद हो गया, ना कश्मीर से रहा रहा ना जम्मू से रहा रहा। तो हेल्थ जो है सेक्टर में जो है नंबर काफ़ी पिछड़ा हुआ है। उसमें मैं मैडम हेल्थ मिनिस्टर की मैं तवज्जो चाहूँगा कि हेल्थ का निज़ाम जो है सुधारने के लिए जिला अस्पताल में काफ़ी सारी पोस्टें जो खाली हैं उन पर भर्ती किए जाए और खासकर राजगढ़ पीएससी जो है जहां एक भी एमबीबीएस डॉक्टर अभी तक नहीं है जनाब। तो मैं मैडम से गुजारिश करूंगा कि कृपा करके जो है पीएससी राजगढ़ में, क्योंकि अब डोडा से भी हमारा रास्ता टूट गया है। और एक छोटी सी बात थी, मैं पीएचई मंत्री से गुजारिश करूंगा कि इस सलाद के दौरान जनाब सबसे ज्यादा जो नुकसान रामबन में हुआ तो पीएचई ने काम बहुत बेहतरीन काम किया, लेकिन वहां स्टाफ की कमी है। एक जो एडब्ल्यू जो है हमारा लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद हो गया, उसमें बेचारा इतना उसको स्ट्रेस है, आज पोस्टें सारी असामियां सारी खाली हैं। तो मैं अब पीएचई मंत्री से गुजारिश करूंगा कि जो है वो कम से कम एडब्ल्यू जो है रामबन में भेजा जाए ताकि मेरे प्रोजेक्ट जो है सर डिले हो रहे हैं। और आखिरी पीडीडी मंत्री जो है हमारे माननीय उमर साहब से है, मेरी एक गुजारिश है कि अभी तक इन्होंने नारा दिया कि पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहां पर बिजली से इलेक्ट्रीफाइड है, लेकिन अभी भी जनाब बिंगारा पंचायत में गोनिहाल एक इलाका है जहां अभी तक बिजली अभी तक नहीं पहुंच पाई है। आला का चिली खेत इलाका है जनाब, चोल चांगा है, तो उसमें जो है जल्द से जल्द इसमें काम किया जाए ताकि लोगों को जो है मुश्किलात से निजात मिले। शुक्रिया, धन्यवाद। मोहन साहब। स्पीकर सर, मैं ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर कुछ रिक्वेस्ट कर सर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ वाटर वाला इलाका है, वहाँ एसटी पॉपुलेशन। आई विल नॉट यूज द वर्ड टेररिज्म बट आई हैव यूज्ड इट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो वहाँ है, जस्ट कि वो एक गांव है और गरीब लोग रहते हैं, ना दस्तक कोई देता है, घर में घुसते हैं। और सर मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब को बोलूँ कि अब तक जो हुआ सो हुआ, आज के बाद वो दस्तक दे बगैर किसी घर में घुसे तो वो अपनी सिक्योरिटी के खुद जिम्मेदार है। और वो क्या करते हैं, 70 साल से एग्रीकल्चरल लैंड, 70 years, नॉट अ सिंगल ट्री, लेकिन आके पुलिस को लेकर फिर एक लेडी को मारा, वहां वीडियो उठा तो जो लोकल एसएचओ साहब है उन्होंने वो वीडियो वो टेलीफोन ले लिया, आज तक टेलीफोन वापस नहीं दिया। सर ऐसी हाई हैंडेडनेस है कि इनके महकमे के एक बड़े अफसर अपने डीएफओ को चिट्ठी लिखते हैं, एक सड़क है सर 200 मीटर, कोई पेड़ नहीं, कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरएनबी के खिलाफ एफआईआर लगाओ। मतलब एक गवर्नमेंट का एक मंत्री दूसरे मंत्री के खिलाफ एफआईआर लगे तो ये कैसा लगे। फिर मैंने चिट्ठी लिखी चीफ सेक्रेटरी साहब को, तो आपको पता है वो तो वहां से कोई जवाब देते नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स तो कोई जवाब देते नहीं है। फिर मैंने उनको व्हाट्सएप किया, कोई जवाब भी नहीं आया सर। लेकिन मैं बता दूं कि प्लीज आप जो हैं एक मीटिंग है, ये बहुत सीरियसली है, रेंजर से लेकर। और सर आपको एक बात बता दूं, आपके वक्त में पिछले 70 साल से वी हैव करप्शन इन आवर सिस्टम। अब अगर ये लोग साफ सुथरे होते तो इंसान कहते कि चलो ये कोई सेंस ऑफ ड्यूटी लेकर आए। ये प्लीज आप इनको बुलाकर उनको बोले कि ये जो लोग हैं सर, वी आर हियर बिकॉज ऑफ दोज पीपल एंड वी कैन नॉट सेंड दीज ऑफिसर्स टू टेरराइज दीज पीपल। दैट इज द रियलिटी ऑफ दिस टाइम्स। ये अफसरशाही, इनका ये जो टेरर और ये जो ये खौफनाक तरीका, ये बंद कर दीजिए प्लीज सर। आई बेग यू प्लीज स्टॉप। थैंक यू। बोलिए एक मिनट। स्पीकर साहब, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैडम भी सामने बैठे हुए हैं। जम्मू में बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल है, वो पूरे जम्मू प्रोविंस को कैटर करता है। उस पर 72 CR का सेंक्शन आया था, उस पर 40 करोड़ के बाद उसके बाद पैसा नहीं आया। उस पर फुल ऑपरेशन करने के लिए ना तो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी है, ना ही पैरामेडिकल स्टाफ है, और लोगों को एक एक महीने की वेटिंग का टाइम दिया जाता है। मैडम सामने है, दोनों ऑपरेशन बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल जम्मू और श्रीनगर में इकट्ठे सैंक्शन हुए थे। श्रीनगर का कंप्लीशन में है और जम्मू का भी इनकम्प्लीट है। मैडम थोड़ा सा उस पर ध्यान दे और लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दूसरा, आरएनबी मंत्री भी बैठे हुए हैं। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स रोड है, वो पिछले 7 साल से उसका हर पर ही टेंडर लगता है और पेंडिंग है। उसके क्या रीजंस हैं, वो मंत्री साहब भी उसको देखें और उस रोड को कंप्लीट करें।
और मैंने फर्स्ट डे असेंबली से अपने एक वार्ड है 32 नंबर वार्ड जो 3.8 स्क्वायर किलोमीटर जिसका एरिया है 2700 हाउस होल्ड है, वो पूरा उसको बेसिक कम्युनिटीज वगैरह भी प्रोवाइड नहीं की गई। मैंने फर्स्ट डे असेंबली का जब पहला सेशन लगा था तब भी बात रखी थी और फ्लड के टाइम वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो गई हुई थी पूरे एरिया में, लोगों के घरों से पानी बाकी जो एरिया से वहाँ से निकल गया हुआ था, उस एरिया का पानी हफ्ता 10 दिन मोटर वाटर पंप लगा के निकाले गए। उस सिटी के अंदर होते हुए एरिया का कोई भी ध्यान नहीं रखते। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है अपने सीएम साहब के पास है, मैंने सीएम साहब को भी बोला था कि एक बार ही आप वहाँ पे आके वहाँ पे लोगों को देख लो कि वो भी लोग जम्मू के अंदर रहते हैं, उन्हें भी बेसिक कम्युनिटीज प्रोवाइड करना जो आप गवर्नमेंट कहती है कि हम सब चीजें बिजली पानी सब कुछ दे रहे हैं, वो बेसिक कम्युनिटीज प्रोवाइड करना वहाँ पे एक उनका फर्ज बनता है। और दूसरा जो अपोजिशन वाला यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा कि बस आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, बोलिए आप बोले। नहीं, इसको एक मिनट दे दो, इनको एक मिनट दे दो, ये बार बार उठते हैं। सर, डिस्ट्रिक्ट डोडा में सैलाब में सबसे ज्यादा नुकसान डिस्ट्रिक्ट डोडा में हुआ है। हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में 2 डिवीजनें हैं PMKSY की, एक खाटरी में है और एक डोडा में है। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और आज एक लिस्ट निकाली है जिसमें फुल रेस्टोरेशन के लिए पैसे दिए हैं। सबसे कम पैसे जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में दिए। ये जो चीफ साहब है हमारे PMKSY के ने चूज करके ये पैसे जो है कम हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में दिए हैं। मैं मंत्री साहब से गुजारिश करूंगा कि जो नुकसान हमारा हुआ उतना पैसा हमें दिए जाए। सर्दियों का मौसम आ रहा है ताकि हमारी सड़कें खुले रहे। चलो शुक्रिया, एक मिनट आप ही बोले बस। आपने कल बोला, आज नहीं बोल सकते। जिसने कल बोला वो आज नहीं बोल सकता। स्पीकर साहब, मैं एक आधा मिनट लेना, आधा मिनट सिर्फ। एक जो पीछे जो मेरा एरिया मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर एक मिट्टी तभी आती है, एक बजालता के अंदर नाले आते हैं। पिछले साल जो अभी जो फ्लड आया था उसके अंदर सभी कम से कम 70 मकान बह चुके थे, पर सभी इंक्रोचर्स थे। उसके बाद आज भी दोबारा इंक्रोचर उसी नाले के अंदर वही मकान बना रहे हैं जो अगली बार फिर उन्होंने बह जाना है। इसके लिए डिस्कॉम और जम्मू डीसी को हिदायत देनी चाहिए कम से कम इंक्रोचर जो है उनको नाले के अंदर ना मकान बनाने दें कि दोबारा अगले साल फिर नुकसान, फिर उनको पैसा भरपाई करेंगे। सही जगह पे सही सामान उनको दे देनी चाहिए। अखनूर। थैंक यू ऑनरेबल सर। आपका ही नंबर बोल रहा है, आपका नंबर बोल रहा है सर। इससे पहले कि मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात करूं, अपनी बात ही करो, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात ही करो। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। सभी मेंबर को कम से कम मिनिमम टाइम दिया जाए ताकि बार बार हमें खड़ा ना होना पड़े और हम भी अपनी कंस्टिट्यूंसी आप खत्म हो गया, आप खत्म करेंगे। और अच्छा नहीं लगता कि हम इंडिसिप्लिन करें। वी आर डिसिप्लिन और डिसिप्लिन बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए मिनिमम टाइम सबके लिए दिया जाए। और आप बात करो ना, क्या बात करनी है आप? तकरीर करने से पहले बात करो। अखनूर कंस्टिट्यूंसी में से रिवर चुनाव जाता है सर। अगस्त और सितंबर में जो फ्लड्स आए हैं, नेचुरल कैलामिटी हुई है, अखनूर में बहुत नुकसान हुआ है। जो मैं नहीं कह रहा हूँ, 60% ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर दे आर विजिटेड माय कंस्टिट्यूएंसी। उनमें से जनाब राणा साहब यहाँ पे इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल जेबी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ऑनरेबल साहब वो भी के, हमारे वहीं के सी शर्मा साहब ये भी के। मैं 5 मिनिस्टर ऑनरेबल यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनमें से ऑनरेबल 3 मिनिस्टर्स ने दौरा किया और उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा कि कितना नुकसान वहाँ पे हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली, मैं कह रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली, ना तो रिवर चुनाव जो ब्रीच हुआ जिसकी वजह से नुकसान हुआ उसका रिस्टोरेशन हुआ, ना कोई प्लान है अभी तक। उसके लिए बहुत कम समय है। सर्दियों में पानी कम होता है तभी हम काम कर सकते हैं। दूसरा, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको जो नुकसान हुआ है वो भी टेम्परेरी रिस्टोरेशन नहीं हुई है। मैं जनाब को बताता हूँ, जब तो फ्लड्स आए हैं प्रगौल एक फुल फ्लैग झील है, आइलैंड है, एक साइड पर। बस हो गई बात। टाइम नहीं है। राज साहब के साहब 2 मिनट बोले 2 मिनट साहब। मैं ऑनरेबल हाजी मिनिस्टर साहब ने
गुजारिश करता हूँ कि हमारी 3 कॉन्स्टिट्यूशन रादर डिस्ट्रिक्ट बड़गाम का फ्रूट मंडी आ गई है क्रमशेर पारनेवा में, जो आपकी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में है और मेरी भी है उसमें। तो ऑनरेबल हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर साहब से मैं आप बैठे ना, आपने बड़ी तकरीर की आज कि वहाँ पे नहीं, इनको तो बोलने दो। ये बोले कोई पॉइंट का पार्ट इस पर नहीं होता, 0 ओवर में कोई पॉइंट का पार्ट नहीं होता। जान साहब ये कंप्लीट करे ना, सबरी नहीं आप। वहाँ पे जमीन है ऑलरेडी, गवर्नमेंट लैंड आइडेंटिफाई किया है, मुश्किल से लोगों से ली है मैंने, वो जमीन हासिल की है। वहाँ डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में कोई भी कोल्ड स्टोरेज हमें नहीं है। इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन है आपने खुद भी देखा जब हम दोनों गए थे वहाँ, मेरे वहाँ सड़ रहे हैं। बारामूला के बाद दूसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में फ्रूट में आता है, तो वहाँ पर कोई कोल्ड स्टोरेज नजदीक है नहीं। अगर वहाँ पर उस जमीन को बीपी मोड पर या गवर्नमेंट लेवल पर वहाँ पर एक कोल्ड स्टोरेज बनाया जाए ताकि वो जो है डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के सारे फ्रूट ऑर्चर्ड्स बच जाते। दूसरी बात, मेरी ऑनरेबल सकीना जी से गुजारिश है कि डिग्री कॉलेज वुतरहेल ऑलरेडी सैंक्शन हुआ था, उसमें लैंड भी मैंने दिया था, इनाग्रेशन भी हुई थी, छोटी लेवल पर फाउंडेशन स्टोन डाली थी, मगर पता नहीं किन वजूहात पर उसके फंड्स भी रोके गए, उस पर कोई काम नहीं चल रहा है। वो सेंट्रली लोकेटेड वुतरहेल में कम से कम 40 गांवों में वो डिग्री कॉलेज पढ़ता है, जिसकी बहुत जरूरत है वहां पर। शुक्रिया। हाँ, क्या कर रही थी आप? स्पीकर सर, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो हमें रिप्लाई आ रहे हैं यहाँ पे, रिप्लाई की बात क्या हम मत करो। अगर आपको गलत लग रहा है, आप कार्रवाई कीजिए रूल्स के तहत उस मिनिस्ट्री के खिलाफ जिस मिनिस्ट्री ने आपको मिसलीड किया है, जानबूझकर गलत बात कही है, उसमें बाकायदा प्रोविजन है, आप उनके खिलाफ प्रोसीड कर सकते हैं। तकरीर करने की कोई जरूरत नहीं है सर। बार सर आ रहे हैं। मैं इसका इलाज वही है और कोई इलाज नहीं है। आप तशरीफ रखिए। हाँ बोलिए, 1 मिनट। सर, पिछले दिनों मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बोनियार में सर एक आग की जबरदस्त वारदात हुई, जिसमें दारुल उलूम जल गया सर। दारुल उलूम जल गया, शुक्र है खुदा का कि बच्चे बच गए सर। लेकिन सर वहाँ पे पहले ही कुछ महीने पहले सर वहाँ पे जो है फायर सर्विस के स्टेशन को कयाम किया गया था, और कुछ टाइम वहाँ पे गाड़ी रही भी। हमने सर लैंड भी आइडेंटिफाई की, वो भी फायर सर्विस स्टेशन को दी हमने, लेकिन उसके बाद अचानक वो गाड़ी वहाँ से ले ली गई। अगर वो गाड़ी नहीं ली होती तो वो दारुल उलूम बच सकता था। मेरे आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट है कि उस गाड़ी को जो ऑर्डर किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, होम डिपार्टमेंट की तरफ से, उसको फौरी तौर पे बोनियार में वापस लाया जाए ताकि इस किस्म की आग की वारदातें ना हो सके। खुर्शीद साहब, एक मिनट। खुर्शीद साहब, आपने कल बोला ना, खुर्शीद साहब को बोलने दो। खुर्शीद साहब को मैंने बुलाया। खुर्शीद साहब शुक्रिया। बोलिए। स्पीकर साहब, बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैंने किसने बोला 4 बार? और मैंने, इसने बोला नहीं। किसने? खुर्शीद साहब ने नहीं, इसने नहीं बोला। चले खुर्शीद साहब कंप्लीट करिए। खुर्शीद साहब। स्पीकर साहब, मैंने एक चलिए। एक सवाल मैंने दिया था, AQ नंबर 386। नहीं, सवाल के बारे में क्या है? प्लीज सर, इस सवाल को डिलीट किया गया है, जिसमें मैंने पूछा था रिगार्डिंग SRO 43, प्लीज SRO 43 और एक्सग्रेशिया रिलीफ, जो इस हुकूमत के दौरान जो कुछ लोग, मैं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा। आपने रेज किया, मैं जवाब बताऊंगा। ये हमें परटेन करता है ना, डिलीट क्यों किया? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये स्टेट गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, ये हमारी ये गवर्नर साहब की जुरिस्डिक्शन में है, ये महकमा मतलब इसका। इसलिए हम वो सवाल नहीं पूछ सकते हैं रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो गवर्नर साहब की तहरीर में आता है, इसलिए इसको डिलीट करना पड़ा।
तशरीफ रखिए आप। अच्छा, नाउ द 0 ओवर इज ओवर, 0 ओवर इज ओवर। अच्छा, आप बोलना चाहते थे, ठीक। ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल एमएलए अपनूर, उन्होंने बड़ा जेन्युइन उनका कंसर्न था प्रगवाल का जो ब्रिज की बात की, और क्योंकि मैंने खुद भी वहाँ गया था, और वो बात सही है कि जब वहाँ गए तो प्रगवाल की सारी सड़कें टूट चुकी थी क्योंकि उसका बंद टूट गया था चिनाब रिवर का। तो वहाँ मेरी बीआरओ से भी बात हुई, क्योंकि वो बॉर्डर का एरिया फॉल करता है, तो बीआरओ को शायद हम हैंड ओवर करेंगे पूरा इलाका। एक चीज़ ये, दूसरा इन्होंने ये जो प्रगवाल इंद्रपत्नी ब्रिज की बात की, क्योंकि जो टारगेट था ठेकेदार का, बात बहुत जायज़ है इनकी और जेन्युइन है, और बड़ा 7-8 साल से वो काम चल रहा है। मैंने खुद विजिट किया है, हमने ठेकेदार को टारगेट दिया है, अगर नहीं करेगा उसको ब्लैक लिस्ट करेंगे। इसके साथ साथ एक और रोड है माता मचेल का अथोली मचेल रोड जो है, ये भी बहुत पुराना रोड है, और ठेकेदार ने ये भी जंप किया अपना टारगेट। इसलिए इन दोनों ठेकेदारों को मैंने सेक्रेटरी साहब को कल भी बुला के कह दिया है कि अगर ये नहीं करते तो इनको ब्लैक लिस्ट करें। थैंक यू हो गए भाई, ठीक है। आप बैठे ना, आप ठीक है, एश्योरेंस आ गई। आप बोलना चाहते कुछ, कोई मिनिस्टर साहब बोलना चाहते थे? जल्दी में जल्द 0 ओवर खत्म हो, कल दे दूंगा आपको टाइम, डेफिनेटली टुमारो डेफिनेटली टुमारो। अब तो खत्म हो गया ना, अब तो खत्म हो गया 0 ओवर खत्म हो गया। आप गिन लो कितने लोगों ने बोला उधर से, आप गिन लो। हाँ बताइए मिनिस्टर साहब, आप कुछ कल बोलेगा कल। हाँ क्या किए कल अगर 5 बजे तक भी बढ़ाएंगे 0 ओवर 1 घंटे में खत्म होता, वो खत्म हो गया। आप गिन लो कितने लोगों ने बोला उधर से, गिन लो। कल डेफिनेटली टुमारो नंबर 1 Shukun Parihar will speak at number 1 tomorrow in 0 hour। चलो, ये मेरी कमिटमेंट है, चलिए। आपने एरिया को लेकर एक तशवीश का इजहार किया था। किसने? अच्छा जमशीद लॉ साहब मैंने हाउस को यकीन दिलाई थी कि मैं इस पर इंक्वायरी करूँगा और डिपार्टमेंट से रिपोर्ट दूँगा। उसी जिम्मन में एमएलए साहिबुद्दीन भट्ट साहब के एरिया की रिपोर्ट भी जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट ने सबमिट की है, और कैसर जमशीद लॉ साहब के एरिया में जहाँ इन्होंने अपने एरिया में पोर्टेबल वाटर को लेके कुछ खदशात भी जाहिर किए थे और प्रॉब्लम का इजहार किया था। मैं जनाब को वो सौंपता हूँ, और उन्होंने अगले देख लें रिपोर्ट, अगर उसमें इनको तसल्ली होती है तो ठीक है, अगर नहीं किसी जगह पे तसल्ली होती है तो आप बताएं, उसमें मज़ीद कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट के मुताबिक उन एरियाज में पानी रिस्टोर कर दिया गया है और परमानेंट पानी चल रहा है। प्राइवेट मेंबर्स बिल्स नाउ तनवीर सादिक साहब। Honorable Speaker, sir, I rise to move for leave to introduce a bill to provide for prevention, treatment, rehabilitation and addressing the drug abuse crisis and establishment of addiction treatment facilities and rehabilitation centers, compulsory teaching of ill effects in school, constitution of advisory council, besides ensuring community involvement to curb this tendency. गवर्नमेंट की तरफ से सर, जैसे आपने देखा है पहले भी क्वेश्चन आवर के दौरान ड्रग अब्यूज पे जो है सब ऑनरेबल एमएलए ने अपना अपना कंसर्न दिखाया है। अच्छा, एक बात आप सुने मिनिस्टर साहब, एक बात पहले आप सिर्फ मुख्तसरन सर मैं वही आप इसको परमिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नहीं सर, मैं ऑनरेबल एमएलए से गुजारिश करूंगी कि वो अपना ये बिल वापस ले लें और सरकार इस पे जो है आगे खुद बिल लाएगी, इसलिए मेरी गुजारिश है कि वो अपना बिल वापस लें। वो ठीक है। सर, वो सही किसी ने कहा है कि ये आग घर जला देगी अगर अभी भी ना रुके, नशा फकत बदन नहीं समाज भी जला देगा।
मैं ऑनरेबल मिनिस्टर को पहले ये बताऊंगा कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि द बिल एड्रेसेस वन ऑफ द ग्रेवेस्ट चैलेंजेस facing our youth today, that is the drug abuse. It proposes a comprehensive response, and that is why I am talking about my bill. By establishing rehabilitation center across J&K and by making drug prevention education compulsory in schools. The idea is simple: to heal those already affected and to educate those still safe. Through community participation, expert guidance and awareness, we can save our young generation from this growing menace. From cities to villages, from poor homes to affluent ones, we are losing a generation to addiction. This menace is destroying families, eroding our social fabric and crippling our future. This bill seeks to confront that crisis through a too prolonged approach, rehabilitation and education. It mandates the establishment of addiction treatment and rehabilitation center across Jammu and Kashmir with special facilities for women. It also makes it compulsory to teach the ill effects of drug abuse in our schools so that awareness begins early and prevention becomes a part of education. Through creation of an advisory council, this bill ensures expert guidance and community involvement from teachers to NGOs to religious and मेरी बात सुनो ना। ये आप बोल रहे हैं बिल के बारे में कि इसके फीचर्स क्या हैं। सुन लीजिए, इन प्रिंसिपल गवर्नमेंट ने आपकी बात मान ली। इन प्रिंसिपल सिर्फ इतना कहा है कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल खुद ला रहे हैं इसी सब्जेक्ट पर। इसका मतलब है कि जो आपका स्टैंड है वो विंडिकेट हो गया है, लिहाजा आपको इस पर मजीद वजाहत की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि हम खुद लाएंगे, इसलिए आपको ये लीव नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट के साथ मेजॉरिटी है, दैट मीन्स मेजॉरिटी सेज कि आपको लीव नहीं मिल रहा है कि लीव टू इंट्रोड्यूस, मगर एश्योरेंस आपको ये जरूर मिली है कि सरकार ये बिल लाए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ नहीं कहना, आपने तो बताई बात। मैं सिर्फ एक चीज, मैं इनका कंसर्न जो है वो जेन्युइन है, मैं नहीं कहा है, लेकिन इन्होंने जो बिल लाए हैं हमें, इसलिए मैं इनको गुजारिश करती हूँ ये बिल वापस ले लें। लेकिन मैं गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट जो है खुद इस सिलसिले में इलेक्शन के बारे में एक तफसीली बिल लाएगा और इस बिल से जो भी इनका काज है वो पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर का, क्योंकि इसका गर्ज ये था, मैं क्योंकि ये एश्योरेंस आई है अभी हाउस में, तो मैं बहुत खुश हिसाब से विड्रॉ करूंगा और उम्मीद करूंगा कि ये बिल आगे होगी, मसाइल होंगे। चलो, थैंक यू। अब जनाबी एम.वाई. तारिक अमीर साहब। Sir, I move for leave to introduce a bill to establish Lok Ayuktha in the Union Territory of Jammu and Kashmir to inquire into allegations of corruption against public servants. तहरीक की गई है सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ मुबैना रिश्वतखोरी के इल्जामात की तहकीकात की गर्ज से। सर, एक पब्लिक सर्वेंट ये सरकारी मुलाजिमों का नहीं है, इंक्लूडिंग the legislature, the political executive, and officers and employees. Okay. स्पीकर साहब, कहाँ है ऑनरेबल मेंबर साहब एक अच्छा जो प्राइवेट मेंबर बिल मूव किया गया, उस सिलसिले में मैं हाउस को सिर्फ इतना ही इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि फिलहाल अगर आप देखें तो ऑनरेबल मेंबर साहब ने जो खुद इसमें ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजंस का जो दिया है, इनका जो बिल है उसमें सीधा लिखा है, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाकी रियासतों के लोकपाल और लोकायुक्त का एक्ट 2013 का लिया, लेकिन उसमें साफ लिखा है सेक्शन 63 ऑफ द एक्ट and which suggests that every state shall establish a body known as the Lok Ayukta for the state. जनाब, हम स्टेट है नहीं, हम यूटी हैं। यूटी में हम ये लागू कर नहीं सकते, स्टेट होगा तो हम जरूर इस पर गौर कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरी ऑनरेबल मेंबर साहब से इतनी ही गुजारिश होगी कि जब तक स्टेट ना आए तब तक इसको वापस ले लीजिए।
स्टेट आते ही आप दोबारा इसको सबमिट कर लीजिए ना, हमें कोई एतराज नहीं होगा, इस पर हम जरूर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन एज ए यूनियन टेरिटरी इसको आगे ले जाना शायद हमारे लिए मुश्किल होगा। मैं एक अमेंडमेंट लाना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं, फिलहाल कोई तरीका मुझे बताइए कि कैसे हम पब्लिक सर्वेंट्स, पब्लिक पीपल इंक्लूडिंग लेजिस्लेचर ऑफिसर्स, उनसे रुजू कर लें तब तक करप्शन का गुना हमारी सोसाइटी में, हमारे बड़े बड़े ऐवानों में सरजद न हो। कौन सी जमानत है, आप ही पता कर लीजिए कोई तरीक़ेकार जहां लेजिस्लेटर जवाबदेह बने उनके लिए जिन्होंने हमें चुना है, या जो बड़े ऑफिसर्स हैं, किस लेवल के ऑफिसर्स हैं, किसके ज़ेर इंतज़ाम हैं, उनको जवाबदेह कैसे बनाया जाए। हमें मालूम नहीं है, कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर हुआ नहीं है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, डिस्पाइट द फैक्ट देयर आर assurances in the Supreme Court, there is reference in the judgment also, despite the fact that all the functionaries in the union government they have assured, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। क्या तब तक ये जो बीमारी है, ये जो एक संगीन मेरे ख्याल में वबा है, इस पर काबू पाने के लिए हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म इन प्लेस रहेगा? नंबर वन, अकाउंटेबिलिटी, लंबा नहीं ये अकाउंटेबिलिटी कमीशन था, वो भी नहीं रहा, और मेरी नजर में यूनियन टेरिटरीज में भी अकाउंटेबिलिटी है, वहां भी इंस्टीट्यूशंस हैं, और अगर उन्हीं उस दायरे को देखा जाए तब तक, जब तक हमारा अपना हक स्टेट का वापस मिले, ताकि कुछ तदरुक हो, ये जो नासूर है इस पर काबू पाया जा सके या कुछ रोक लगाई जा सके। देखिए, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग लॉज इस वक्त हैं एंटी करप्शन के, जो आप कहते हैं कि तब तक हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग लॉज हैं। आप सुनिए नहीं मेरी बात, मेरे सुनिए में, अगर आप समझते हैं, आप मेरी बात सुनो, अगर आप समझते हैं वो काफी नहीं है, नया लॉ आना चाहिए। नया लॉ लाने में दिक्कतें सरकार को क्या है, वो सरकार ने आपको बताई है। स्पीकर साहब, ऑनरेबल मेंबर साहब की जानकारी के लिए मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि कोई फ्रेमवर्क नहीं है, फ्रेमवर्क है। यूनियन टेरिटरी की हैसियत से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तमाम कानून के जो है उसके दायरे में आते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हर किसी पे लागू है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, सीबीआई है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, बाकी हैं, उनमें हम भी आते हैं, लेजिस्लेटर्स आते हैं, एक्स लेजिस्लेटर्स आते हैं, आम जो जम्मू कश्मीर के नागरिक है वो आते हैं। और जहां तक आपने एसीबी की बात की, एसीबी का अपना दायरा है, तो ऐसा नहीं है ना कि करप्शन को लेकर हम सब परेशान हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि करप्शन यहाँ चले जा रहा है और उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। रोकने के तरीके हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन एज ए यूनियन टेरिटरी हम उनके दायरे में आते हैं। वो हमारे सिर से उठ जाए, हमें रियासत का दर्जा वापस मिले, फिर एहतसाब कमीशन, अकाउंटेबिलिटी कमीशन, ये सारी चीजें जो हैं इन पे दोबारा गौर किया जा सकता है। चलिए, मैं नहीं आना चाहता, मजीद नहीं, जो आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, रूल्स बताते हैं। मैं वही बता, आई डू रियलाइज कि हम यूनियन टेरिटरी में हैं, कौन भला हम गाफिल कैसे हैं, हम इसके दायरे के अंदर हैं। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, ये जो बाकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और लोकपाल या लोकयुक्ता, ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, मुल्क की बात में कर रहा हूं, उसमें क्या दिक्कतें हैं, वो लाने में क्या दिक्कत है वो उन्होंने बताया। जो अगर मेरा जो मैंने बिल लाया है, अगर इसके डिटेल्स में जाएं आप तो उसमें देख लेंगे फर्क है उन इदारों और जिस इदारे के बारे में मैंने यहाँ गुजारिश की, कुछ अलग है दायरे इख्तियार। अब क्या करें, आप बिरला करें ना। मैं तो जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ मौजूद और फिर मैं जिद कर लूँ, वो मुनासिब नहीं है, वापस ले लो। चलो वापस ले लें, ठीक, अच्छी बात, थैंक यू।
जनाबी मीर सैफुल्लाह साहब। Sir, I rise to move or leave to introduce a bill to provide for the protection and regularization of services of employees working on a contractual basis, casual laborers and daily wagers in all departments to protect against loss of their livelihood. LA Bill number 4 of 2020. जनाब स्पीकर साहब, इस सिलसिले में भी इसी हाउस में कार्रवाई शुरू हुई। पिछले सेशन में चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में एक कमेटी की तश्कील की गई। उस कमेटी ने अपना काम शुरू किया है। उस कमेटी ने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 2 या 2 से ज़्यादा जो है सिटिंग्स की हैं। वो अब कुछ फर्दर डिटेल्स, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये बनती है कि एग्जैक्ट नंबर डेली वेजर्स और जिन लोगों को आप बचाने की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज वगैरह, उनकी तादाद का पता नहीं चलता। आपको खुद इस बात का इल्म है। पिछली हुकूमत में हम चाहते थे कि हम ये जानकारी 6 महीने में इकट्ठा करें, हमें सालों साल लगे। जब तक हमारी हुकूमत चली गई थी तब तक ये सिलसिला चल रहा था। हमने ढांचा बना दिया था इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, हुकूमत रही नहीं और उसके बाद ये बीच के साल बीत गए और हुआ नहीं। अब पिछले सेशन के दौरान मैंने हाउस से कमिट किया था कि इस चीज़ को संजीदगी से लेते हुए हम चाहते हैं कि इनके लिए कुछ हो, लेकिन करने के लिए हमारे पास सही जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी, वो इत्तला, वो इन्फॉर्मेशन जो है चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में जो कमेटी है वो जमा कर रहे हैं। उनके सजेशंस हैं, उनके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, उस पर भी वो गौर कर रहे हैं। उनको अपना काम पूरा करने दीजिए, वो हम हाउस के साथ शेयर कर लेंगे। अगर वो आपको ठीक नहीं लगा उसके बाद आप दोबारा इस तरह का बिल लाइए, हम खुद इस तरह का बिल गवर्नमेंट की तरफ से लाएंगे। लेकिन फिलहाल चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में जो कमेटी है उनको अपना काम करने दीजिए। अगर उसके बाद आप उससे सेटिस्फाई ना हो, आप दोबारा इस तरह का बिल लाएं। लेकिन फिलहाल मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आज के मौके पर आप इसको विड्रॉ कर दीजिए और उनको अपना काम करने दीजिए। सर, मैं इस पर कुछ बोलना चाहूँगा। बाद में चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बताया उस बारे में बात करेंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूँ आने चीफ मिनिस्टर साहब को कि 2014 के आखिर में एक लिस्ट कैबिनेट के पास आई थी डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स की। मेरे ख्याल में वो 60 या 70 हज़ार के करीब थी। वो लिस्ट जो थी उस वक्त वो की पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उसके बारे में इंक्वायरी कमेटीज बनी थी, डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांगा गया था और एक फाइनल लिस्ट बनी थी। मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 60,000 के इर्द गिर्द था वो लिस्ट। इसके अलावा एक बात में, ये एक इंसानी मसला है। इंसानी मसला इस हद तक कि हमारे यहाँ जब ये तकरीबन हर एक मेंबर के पास रोज़ 10, 12, 20, 15 कोई आता है। किसी को 20 साल हुए हैं, किसी को 15 साल हुए, कुछ ओल्ड एज में है। मेरे ख्याल में अब उनका हाल इतना बुरा है। अब उनका सवाल नहीं है, सवाल उनकी फैमिलीज का है, उनके बच्चों का है, उनकी बाकी फैमिलीज जो उनके वो कसम कुर्सी के हालत में रहे, उनका कोई और सहारा नहीं है। ये बात मैं कहने में कोई आर नहीं करता हूँ इस असेंबली हाउस में कि बहुत सारे आपके कैजुअल लेबरर्स, डेली वेजर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज जो थे रहे हैं वो अब गुजर चुके हैं, अब नहीं है इस दुनिया में। बहुत सारे, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो अनकरीब आपको मालूम होगा कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। जो चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में जो कमेटी बनी है, क्या ये इंतजार कर रहे हैं कि कब मरेंगे ये सब लोग? क्योंकि इनकी सर्विस 28 साल से थी, कुछ लोग 30 साल से हैं और काफ़ी रेगुलर आए। जहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब की कमेटी का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉम्प्ट कार्रवाई हो रही है। कोई ऐसी कार्रवाई हुई लग रहा है कि होने वाला है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, हमें इस पर इतना भरोसा, इतना इत्मीनान है कि कहने की बात नहीं। और इसके साथ साथ एक प्रॉमिस भी है, एक वादा भी है। वादा इस सरकार का भी है और इस पार्टी का भी है। जितना जल्द हो सके इस वादे को हमें पूरा करना चाहिए, जितना जल्द हो सके इस वादे, इसको प्रॉमिस को हम पूरा करना चाहिए। ये सिर्फ कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स का ही सवाल नहीं है, इसके साथ साथ जुड़े हुए और भी लोग हैं।
जो परेशान हाल है, GRS है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, VLWs का तनख्वाह लेते हैं चंद 1000। आया वर्कर्स है, काम करते हैं बाज़ाब्ता क्लास 4 एम्प्लॉइज एजुकेशन में, तनख्वाह लेते हैं 1000। आपके कुक्स हैं स्कूल में, जो स्कूल को बाज़ाब्ता चला रहे हैं, लेकिन चंद 100 उनकी तनख्वाह है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। इसी तरह से आपके आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं, पूरे आंगनवाड़ी सेंटर को चलाते हैं, अपना पूरा दिन लगाते हैं आंगनवाड़ी सेंटर पर, लेकिन थोड़े से कुछ 100 तनख्वाह उनको मिलती है। आपके NYCs हैं, बड़े बड़े दफ्तरों को चलाते हैं, बड़े मुलाजिमों का काम वहां पे करते हैं, क्योंकि वो हाईली क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो, लेकिन थोड़ा सा मुआवजा लेके वो उन इदारों को चलाते हैं वहां पे। आपके कंटीजेंट पेड एम्प्लॉइज हैं जो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, जो स्कूलों में है, बहुत सारे, मेरे ख्याल में एक खासा 1% है जो उनकी कंटीजेंट पेड एम्प्लॉइज थी जो गुजर गए, अब नहीं है। वो ये अरमान लेकर ही चले गए हैं कि हमने कभी रेगुलराइज होना है, वो ये अरमान लेकर चले गए हैं। मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब से अदबनी गुजारिश करता हूँ, इन गरीब लोगों की, इन गरीब एम्प्लॉइज की, ये मजबूर और मोहताज लोग हुए हैं, जिनके बच्चे पढ़ नहीं सकते, स्कूल नहीं जा सकते, जिनके चूल्हे नहीं जलते हैं, जिनकी फैमिली सफर करते हैं, जो परेशान इस हद तक है कि सोसाइटी में आउटकास्ट हो गए। अब सोसाइटी में आउटकास्ट हो गए वो लोग, ये लोग, क्योंकि अब सोसाइटी में उनको इज्जत नहीं है जो सोसाइटी में लोगों को होना चाहिए, इन लोगों को नहीं है। वो ये परेशान है, हमारे पास आते हैं, आज सब MLA के पास आते हैं, रोज आते हैं, आपके मिनिस्टर्स के दरवाजों के पे आते हैं, गेट्स पे होते हैं, ये इनसे गुजारिश करते हैं। लेकिन अगर चीफ सेक्रेटरी साहब के हवाले ये हम करें, ये मसला हवाले करें और ये इस चीज को सोचे कि ब्यूरोक्रेट्स इस मसले का हल निकालेंगे, तो मैं वसूख से इस हाउस में कहूंगा इस मसले का हल कभी नहीं निकलेगा। मैं इतना गुजारिश करना चाहूंगा अपने चीफ मिनिस्टर साहब से, अदबन में गुजारिश करना चाहूंगा, अगर हुकूमत सीरियस है इस बारे में कि इन लोगों को अपना हक मिलना चाहिए, अगर सीरियस है गवर्नमेंट इस बारे में इन लोगों को रेगुलराइज होना चाहिए, तो आपके पास एक आसान सा तरीका है कि जो 2014 का आपका लिस्ट है आपके पास ऑलरेडी, जिसमें कोई नई वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, नई कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, नया कोई रिपोर्ट मांगने की जरूरत नहीं है, किसी ऑफिसर से सर्टिफिकेट मांगने की जरूरत है, वो एक फाइनल लिस्ट है। मैं ये भी मानता हूं कि शायद एक साथ आप सबों को रेगुलराइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन होगी, ये मैं मानता, लेकिन बाई पीस में आप कर सकते हैं, एक साल में 10,000, दूसरे साल में 10,000, तीसरे साल में, ताकि 4-5 साल में सबके सब हो जाएंगे, इतना तो आप कर सकते हैं। और बाकी जो आपके रह रहे हैं, जिनके बारे में डाउट्स हैं, जिनके बारे में शायद ये खदशात हैं, ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या गवर्नमेंट ट्रेजरी से पैसा लेते हैं या नहीं लेते हैं, या किसी पे कहीं पे ये मामूर है ड्यूटी पे या नहीं है, ये ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन ये उस लिस्ट से बाहर हैं। जो लिस्ट 2014 का जो हमने भी देखा है, मैंने एज मिनिस्टर भी उस वक्त ये देखा था, और आप चीफ मिनिस्टर से आपको भी इस लिस्ट के बारे में मालूम है, और पता नहीं किस वजह से उस वक्त तकरीबन आपने एक माइंड बनाया था, आपकी गवर्नमेंट ने माइंड बनाया था उन लोगों को रेगुलराइज करने के। लास्ट मोमेंट पे सैलाब की एक बदकिस्मती हो गई, उस वक्त सैलाब आया, सैलाब की वजह से रह गए बेचारे। कम से कम वो एक लिस्ट जो आपका फाइनल लिस्ट बना हुआ है, मुझे नहीं लगता है चीफ सेक्रेटरी साहब के पास उस लिस्ट को लाने की जरूरत है, या किसी जो ब्यूरोक्रेट्स की कमेटी है उसको दोबारा उस पर कोई गौर करने की जरूरत है। अगर उस लिस्ट को आप फिलहाल उस पर काम शुरू करेंगे, बाकी जो रह जाते हैं आपके जिनका आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए या डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से कहीं कमी है उनके, या उनको अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने चाहे, तो उनके बारे में आप कमेटी को उनका इख्तियार दे दीजिए, लेकिन बाकी एक लिस्ट आपके पास पड़ा हुआ है, गुजारिश हो गई आपकी बात, क्योंकि ये ऑनरेबल स्पीकर साहब तफसील से मेरी गुजारिश नहीं है, ये अकेला मेरी गुजारिश नहीं, मैं कहता बात तफसील से हुई,
एक मेंबर इसकी तारीफ करेगा, एक मेंबर इसके सपोर्ट में, इसलिए मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आपसे इस बारे में कुछ कर लीजिए, ताकि आए दिन जो हमें एक किस्म की एक ह्यूमिलेशन बतानी पड़ती है लोगों के सामने जब हम अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाते हैं, वो ह्यूमिलेशन से हम बचें और उनके चूल्हे जलें, उनके बच्चे पढ़े, उनकी फैमिली जो है फिर से खुशहाली की जिंदगी गुजार सके। शुक्रिया। अब क्या कर रहे हैं आप विड्रा कर रहे हैं बिल? मैंने अपनी तजावीज बताई, तजावीज आपने बताई, तजावीज चीफ मिनिस्टर साहब सुन रहे हैं। हाँ। मुझे पूरा यकीन है इस बात पर कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इस पर गौर करेंगे हाँ। और मैं इनकी यकीन दहानी पे इसको विदा करूंगा। चलिए अब जनाब वहीदुर रहमान पारा साहब। Sir, I rise to move for leave to introduce a bill to provide special provisions for the residents of Union Territory of Jammu and Kashmir for recognizing the property rights of houses constructed on state land, Gashcharai, Common Land, Shamla, Section 4 of Agrarian Reforms Act 1976 by securing the rights of ownership or transfer in favor of the residents of such residential house owners who are in possession of such land in the interest of right to shelter as guaranteed by Article 21 of the Constitution of India and for the matter connected therewith or incidental thereto. Bill number 7. Government का response? स्पीकर साहब, देखने में तो बात बहुत आसान लगती है। किसी का मकान सरकारी जमीन पे बना है तो जमीन उनके हवाले कर दो, लेकिन मामला असलियत में इतना आसान नहीं है। इससे पहले भी हुकूमत ने गैर कानूनी कब्जे को एक साइड रखी। जिन लोगों का कानूनी कब्जा था जमीन पे, जिनके लीज होल्ड राइट्स थे, उन लीज होल्ड राइट्स को फ्री होल्ड राइट में तब्दील करने का एक प्रोग्राम बनाया था, जिसको रोशनी का नाम दिया गया। रोशनी को एक शक्ल दी गई थी जब जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब की हुकूमत थी 96 और 2002 के बीच में। उस वक्त शायद आप ही थे, आपने बड़ी नजदीकी से इसमें काम किया था। नाम भी इसका रोशनी रखा गया था क्योंकि उनका इरादा ये था कि मिलिटेंसी से पहले, क्योंकि वो कट ऑफ रखना चाहते थे इस पर, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू होने से पहले जिन लोगों का एक लीज होल्ड राइट था जमीन पर, उसको फ्री होल्ड में तब्दील करने से जो पैसा मिलेगा उसको बिजली की पैदावार में इस्तेमाल करने के लिए इसका नाम रोशनी रखा गया। हुकूमत बदल गई, पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत आई। जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ने फिर रोशनी को थोड़ा उसमें चेंज किया, जो इसमें वक्त की पाबंदी लगाई गई थी फ्री मिलिटेंसी वाली, उसको हटा दिया और कहा कि चलिए जिसका भी लीज होल्ड राइट है उसको फ्री होल्ड में तब्दील किया जाए। हम जो लेजिस्लेटिव असेंबली की बनी हुई स्कीम, जिसको यहाँ पूरी तरह से उसको वेट किया गया, इम्प्लीमेंट करना भी शुरू हुआ, उसमें फिर सियासत आई, लैंड जिहाद, इस तरह की बातें हुई, अदालत में लेके वो चैलेंज हुआ। हम उस स्कीम को अदालत में डिफेंड नहीं कर पाए। जहां लोगों का एक जायज मतलब कब्जा था उस जमीन पे, गैर कानूनी कब्जा नहीं था, जायज हक था उनका उस जमीन पे रहने का, हम उसको डिफेंड नहीं कर पाए और वो रोशनी की स्कीम रह गई। अब ऑनरेबल मेंबर साहब के तरफ से रोशनी से बढ़ के एक प्रपोजल आ रहा है कि जिन लोगों ने गैर कानूनी भी सरकारी जमीन पे कब्जा किया और वहां मकान बनाया, उनको जनाब वो जमीन उनके हवाले किया जाए। अब आप बताएं स्पीकर साहब, ये कैसे मुमकिन है? ये कहां करेंगे? और इस पे कहीं पे भी ये भी नहीं कहा गया है कि अगर ये बहुत पहले हुआ, इस बिल के तहत तो ऐसा लगता है कि ये पास हो जाए
तो मैं कल जाके फटाफट किसी जमीन के टुकड़े पे एक अच्छा सा मकान बनाऊं और वो जमीन अपने नाम करूं। ये हम कर नहीं सकते ना। बाकी जो लोग बिना जमीन के हैं, जिनको घर देना है, उसके लिए गवर्नमेंट का वैसे भी एक स्कीम है PMAY के तहत। जिन लोगों को ग्रामीण इलाकों में अपना मकान बनाना है और जिनके पास जमीन नहीं है, उनको सरकारी जमीन 5 मरले जो है अलॉट किए जाते हैं ताकि वो वहां पे मकान बनाए। लेकिन ऐसा तो हुकूमत की तरफ से हो ही नहीं सकता कि जिन लोगों ने जमीन पे कब्जा किया और गैर कानूनी तौर वहां पे मकान बनाया, उनको हम जमीन का मालिकाना हक दें और वो जमीन उनके हवाले करें, वो हम कर नहीं सकते जनाब। तो इसलिए ये बिल जो है गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती और मेरी मेंबर साहब से गुजारिश होगी तो इस बिल को विड्रॉ करें। सर, उमर साहब ने बहुत तफसीलन बात की। शायद ये बोल रहे हैं कि उमर साहब शेख महमूद अब्दुल्ला के फर्जन हैं। वही शेख अब्दुल्ला साहब जिन्हें शेर कश्मीर कहते हैं, वो सिर्फ एक लैंड रिफॉर्म के लिए, जिसे लैंड रिटेलर कहते हैं। आज जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मसला 5 अगस्त के बाद सिर्फ ज़मीन का है। 370 हटा, उससे पहले अगर इलीगली भी स्टेट लैंड में गाशराई में कोई रहता था जम्मू में कश्मीर में, तो फिर भी स्टेट लैंड सेफ। कहीं ना कहीं द स्टेट लैंड विच इज़ द पीपल्स लैंड हैज़ बीन टर्न टू नॉन स्टेट। मतलब जो अब स्टेट यहाँ है नहीं, तो उस पर कब्जा कोई भी करे, बाहर से अलॉटमेंट होती है, हमें अपने घरों से निकालते। इस वक्त प्रधानमंत्री की तरफ से PMAY में स्कीम जो उमर साहब अभी मेंशन कर रहे थे, आप लैंड टू लैंडलेस को दे रहे हैं सर, हाउस टू होमलेस को दे रहे हैं। जिसके पास ज़मीन नहीं उसको आप ज़मीन दे रहे हैं, और जिसके पास मकान नहीं उसको भी आप मकान दे रहे हैं, जिस पर BJP बहुत तारीफें करती है। लेकिन जिसके पास घर है और ज़मीन है, उसको घर से निकालेंगे? अगर सुंजवा में, बठंडी में, पुलवामा में, कश्मीर में जब आपने JCB चलाए, बुलडोज़र चलाए, पूरे मुल्क में जो बुलडोज़र आज नया एक सिंबल बना है गवर्नेंस का। दिस इज इम्पॉर्टेंट सर। इफ यू आर विलिंग टू गिव स्टेट, if you are willing to give land to landless, sir, if you are willing to give house to houseless, you cannot take away shelters of people. What I am saying is 20 साल से जो अपने ज़मीन में रह रहा है, डेमोसाइल है, उसको अपने घर में रहने का आप रेगुलराइज करिए सर। ये जब आपके पास सरकार नहीं थी, हुकूमत नहीं थी, आपने भी प्रोटेस्ट किए। ये मसला सबका है, हमारा मसला नहीं है। और ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की लेगेसी है, जिसको आप लैंड टिलर कहते हैं। इफ यू आर विड्रॉइंग दिस, यू आर विड्रॉइंग फ्रॉम योर ओन पॉलिटिक्स, योर ओन प्रॉमिसेस, योर ओन पॉलिसीज। क्योंकि BJP इसको लैंड जहाज कहती है, तो हम मान ले, सिर्फ BJP के खाते में मान ले कि इन्होंने लैंड जहाज कहा, वहाँ मुसलमान रहते हैं, इसलिए हम उसको मकान से उठाएंगे। मुझे लगता है बहुत सोचने की जरूरत है सर। आप इस बिल को रिजेक्ट ना करें, आप इस बिल को एक्सेप्ट करें, इसको डिबेट में डालें, डिस्कशन में डालें। अगर कहीं लिखना है, हम वो फिल करने के लिए तैयार है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज पार्ट ऑफ योर लेगेसी, जिस पे आपने इलेक्शन लड़े सर। जब आपके पास हुकूमत नहीं थी, आपके घर पर, आपके रिश्तेदारों पर बाहर JCB आया। और इफ वी अलाउ दिस टुडे सर, दिस इज द हाउस विच हैज 60 MLAs, और अगर मेजॉरिटी में हम सिर्फ इनके डर से इस बिल को रिजेक्ट करेंगे, मुझे लगता है नाइंसाफी होगी। और आप पहली बार आपने क्लास के देखिए ये मसला आपका भी है जम्मू में। पवन जी रहते हैं ये मसला जम्मू में, आप पाक की जमीन की, कस्टोडियन की जमीनों में, मुसलमानों की जमीन में, और JCB चलाते हैं मुसलमानों की। सिंधुआ पे किस जमीन पे आप JCB चलाते हैं? पूरे मुल्क में मिलकर इनकी तरफ मुझे एड्रेस कीजिए, मुझे एड्रेस कीजिए सर। दिस इज एन इंपॉर्टेंट इशू, दिस इज अबाउट द लैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड दिस इज अबाउट। नाउ डू यू वांट टू विथड्रॉ इट और नॉट? I cannot withdraw it, sir. You will not withdraw it. Now I will put it to the house now. क्या house? एक जगह स्पीकर साहब, don't give him the last word. Last word गवर्नमेंट का हक है ना। इन्होंने 2-3 चीजें ऐसी की या बातें ऐसी की जिनका जवाब देना जरूरी है। Okay. एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेगेसी को, जिसको कभी PDP ने कभी ओन नहीं किया, आज अचानक इसको ओन करने की कोशिश की जा रही है। शेर कश्मीर ने क्या किया वो आपसे बेहतर हम लोग जानते हैं। लैंड टू टिलर का मकसद क्या था? काश्तकार जो जमीन पे काम करने वाले लोग थे, उनको उन जमीनों का मालिकाना हक दिया गया। आप वो बात नहीं कर रहे हो। आप हाँ, वो जिन लोगों ने जो लोग आप
भाई प्लीज, आई सैट एंड डिडंट डिस्टर्ब यू, आप बैठिए ना प्लीज। अब इनकी बात सुनो। तो इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेगेसी को इतनी जल्दी आप लोग जो है ओन नहीं कर पाओगे ना। जो आप प्रपोज कर रहे हो और जो शेर कश्मीर ने किया, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। एक दूसरा, आपने कहीं ये कहा कि इनके डर के आके हम काम करते हैं ना। अगर इनके डर से आके हमने काम करना होता तो आपकी तरह हम इनको इस साइड लाके मिलके काम कर रहे होते ना। इनका डर सुनिए भाई साहब, अब सियासत आप कर रहे हैं ना। वही परा साहब सुनिए ना, अब जरा सुनने की हिम्मत रखिए, क्योंकि बात आप करते हो, जब जवाब हम देते हैं तो फिर आपसे बढ़ा नहीं जाता। इन लोगों को इसमें आपने शामिल किया। मैंने तो उस वक्त सिर्फ इतना ही कहा था कि ये क्या कहते हैं, रोशनी को लेके मैंने उस चीज का इस्तेमाल इस बिल को रिजेक्ट करने के लिए नहीं किया। मैंने ये कहा जनाब, आप एक फ्लड गेट खोलोगे। आपने मेरे रिश्तेदारों की बात की, कहा कि मेरे रिश्तेदारों के पास भी बुलडोजर आए। हमने ऐतराज उसका इसलिए किया क्योंकि मेरे कोई रिश्तेदार जो है गैर कानूनी तौर जमीन पर नहीं बैठे हैं, उनका लीज था, बाज़ाब्ता लीज था। उस लीज को वायलेट हमने नहीं किया, लेकिन चलिए सियासत के बुनियाद पर उनको लाके बुलडोजर वहां चला दिया गया। लेकिन उन्हें बचाने के लिए भी मैं इस तरह का बिल नहीं लाऊंगा ना। जो बिल गलत है वो गलत है। तो यहां किसी के रिश्तेदारों की बात नहीं है, किसी के मजहब की बात नहीं है। आप मजहब लाते हो, इलाका लाते हो, सियासत लाते हो, फिर इंसाफ जो है आप खिड़की से बाहर फेंकते हो। परेशान हम सब हैं, लेकिन परेशानी का इलाज ये नहीं है कि जो लोग गैर कानूनी तौर किसी जमीन पे बैठे हो आप उनको मालिकाना हक दें। लैंड टू द लैंडलेस, बिल्कुल हम 5 मरला जमीन उनको दे देंगे। जिनके पास घर नहीं है हम दे देंगे, लेकिन उसको फिर आप इस चीज के साथ जोड़ दें कि गैर कानूनी तौर जो जमीन पे बैठा हो, जिसने बड़ी बड़ी इमारत बनाई हो, जो जमीन खरीद सकता था लेकिन उसने जमीन खरीदी नहीं, उसको मैं मुफ्त जमीन दे दूं, वो तो कम से कम हम नहीं करेंगे। बाकी लोगों को अपना हक वो इस हुकूमत की तरफ से मिल जाएगा, उसमें हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं होगी। हम काफी है ना, हम खुद कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं हमसे ये सवाल आपके सामने रखता हूं, जो ऑनरेबल मेंबर वहीद परा साहब को ये बिल यहां पेश करने की इजाजत देता है। जो ऑनरेबल मेंबर वो हाथ खड़ा करे। नन। अच्छा, दो लोग। उसका मतलब है कि बिल पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। जनाब निजामुद्दीन भट्ट साहब। To provide for an establishment of legislative forum for monitoring and protection of human rights in Union Territory of Jammu and Kashmir and for matters connected therewith or incidental thereto. आज स्पीकर साहब मेरी क्लास लगी हुई है। Because you are the law minister. यही मुसीबत है ना, when government is the same size, number of portfolios is reduced. ऑनरेबल मेंबर साहब की तरफ से जो प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया है फॉर अ मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मैं सिर्फ उन्हें ये याद दिलाना चाहूँगा कि 2019 के बाद, 2019 से पहले हमारा अपना ह्यूमन राइट्स कमीशन था। उस कमीशन का चेयरमैन था, मेंबर थे, वो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन और मॉनिटरिंग के लिए जो है अपना पूरा काम यहाँ पे करते थे। 2019 के बाद जब हमारी स्टेटस बदल गई तो कई सारे हमारे कानून जो है वो स्टैट्यूट बुक से हटा दिए गए। उनमें ये भी एक कानून जो है वो रहा नहीं, और एज ए यूनियन टेरिटरी हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के दायरे के अंदर लाया गया।
तो ऐसा नहीं है कि आज जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन को लेके कोई मैकेनिज्म है नहीं, मैकेनिज्म बाज़ाब्ता है, बट एज ए यूनियन टेरिटरी वी आर कवर्ड अंडर द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. The National Human Rights Commission covers the Union Territory of Delhi, Union Territory of Ladakh and Union Territory of Jammu and Kashmir. इंशाल्लाह जब हमें दोबारा रियासत का दर्जा वापस मिलेगा तो हम ज़रूर जम्मू कश्मीर को अपना वो पुराना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो कायम करके दे देंगे. लेकिन फिलहाल एज ए यूनियन टेरिटरी वी आर कवर्ड under the jurisdiction of the National Human Rights Commission. मेरे मंशा का जवाब खुद ही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने दे दिया. That we as Union Territory don't have an institution at state level, Union Territory level, and any kind of protection or monitoring of surveillance is being done by the National Human Rights Commission. That's what we do. इसलिए कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करेंगे तो एक ऑर्डिनरी विक्टिम की एक्सेसिबिलिटी की बात आती है. इज दैट कमीशन एनफ टू रिजॉल्व द ग्रीवेंस, रिग्रेस द ग्रीवेंस? नहीं कर पाए. एक बात हो. दूसरी बात ये कि दिस इज एन एनेबलिंग एक्ट, दिस डजंट ओवरटेक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. आप जब सर बिल पढ़ेंगे तो इसमें एक एक क्लास में ये बताया गया है कि दिस विल फैसिलिटेट द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन टू बी जुडिशियस, टू बी एक्सेसिबल and to serve its objective and purpose. एक वो बात. दूसरी बात जो जम्मू कश्मीर स्टेट है, इट्स एन एक्नॉलेज्ड फैक्ट कि यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स की एलिगेशन हजारों की तादाद में आई है, आती रही, बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स. और सबसे बड़ा फैक्टर उसमें एक्सटर्नल इंटरवेंशन का. मैंने जो रीजन दिया है उस मामले में वो ये दिया है कि जितनी भी एलिगेशंस आती हैं दो तरह, बिकॉज ऑफ द प्रोपेगेंडा एट ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस उस तरह का प्रोग्रेस रखते हैं that they can exploit any incident, any victim, right or wrong. उसमें ये है कि स्ट्रेस में सिक्योरिटी फोर्सेस आती है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज आती है, और स्ट्रेस में पॉलिटिकल फोर्स आते हैं. क्योंकि ऑलवेज जो हमारा स्टेट कमीशन भी था, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी है, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाना इजी होता है. दे आर बायस्ड, they are in government, they have a partisan role, they don't do justice, they deny allegations for being expedient. इस तरह के इल्जामात लगते आए हैं और लगे भी, जिस वजह से बहुत पॉलिटिकल फोर्म्स, गवर्नमेंट्स एंड लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज एट टाइम्स जबरदस्त स्ट्रेस में आ गए. Always there has been a maligning campaign from vested interests and at the peril of the ordinary victim. स्टेट तो बचा पाती है अपने आप को, इंस्टीट्यूशन तो अपने आप को डिफेंड करता है, लेकिन जुडिशियस डिस्पोजल एक ऑर्डिनरी विक्टिम का नहीं होता है, उसको इंसाफ नहीं मिलता है. चौथी बात ये कि एक्सेसिव लॉज हैं जिनका मिसयूज होता है. ये हम नहीं कहेंगे that law enforcing agencies have always been fair to identify a particular violator,
नहीं करते हैं ऐसे, या दैट दे डोंट बुक एन इनोसेंट टू, इन सब चीज़ों को मिल मिला के आप इंसाफ की तराजू पे तोलिए कि दिस इज अ वेलफेयर स्टेट, वी आर फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन एंड ही इज द वन हु इज एट रिसीविंग एंड, until and unless he has a forum where he can get justice. 1, 2, until and unless you have a forum which has kind of a representative character, as such credibility and also the reach out, वो एक legislative forum ही हो सकता है. As an enabling force, it doesn't disturb any arrangement of National Human Rights Commission. अगर आप enabling फोरम को इजाजत दे देंगे फ्रॉम दिस ऑगस्ट हाउस, ए रिप्रेजेंटेटिव फोरम फ्रॉम ऑल साइड्स, 2-3 चीजें हल हो जाती हैं. विक्टिम को इंसाफ मिलेगा, प्रोपेगेंडा में कमी पड़ेगी, क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, और उसके अलावा इस ऐवान का भी आधार बढ़ेगा दैट दे आर कंसर्न्ड अबाउट लाइफ एंड लिबर्टी, द 2 मोस्ट प्रेशियस राइट्स व्हिच आर इंडिस्पेंसेबल. उन हुकूक को बचाने के लिए मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करता हूं, टेकिंग इनटू अकाउंट द एंटायर बैकग्राउंड ऑफ व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन आवर स्टेट एंड टेकिंग इनटू अकाउंट द यूज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सेसिव लॉज एंड टेकिंग इनटू अकाउंट द इंटरवेंशंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, दिस बिकम्स एब्सोल्युटली इंपेरेटिव टू हैव सच अ फोरम विदाउट एनी डिले. अगर हम ऐसा कर पाते हैं, we'll be raising our own stock and doing justice to our own citizens. मैं गुजारिश करूंगा इस बिल को लीव देकर यहाँ ऐवान में पास कराइए, so that you will have an institution which you have already lost. It's not a substitute there. That was an independent institution. This is an enabling institution. At least एक तसल्ली के लिए ऑर्डिनरी सिटीजन को एक प्रोटेक्शन, एक एहसास ताक़ुत देने के लिए वो समझेगा कि मेरा कोई अपना है जहां मेरी सुनवाई होगी. जनाब स्पीकर साहब, ऑनरेबल मेंबर साहब का अपनी जगह कहना गलत नहीं है जब वो हमें याद दिलाते हैं कि जम्मू कश्मीर किन हालात से गुजर के यहाँ पहुंची. ठीक इसी चीज को देखते हुए उस वक्त एक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को जो है कायम किया गया, लेकिन जो बुनियादी हकीकत है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते. कानून हमें इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो है जम्मू कश्मीर में कायम करें. और मैं सिर्फ पढ़ के ऑनरेबल मेंबर साहब को इतना ही सुनाऊं. सेक्शन 35 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, तो हमारे ऊपर पाबंदी 2019 के बाद की. अगर 2019 से पहले के हालात होते तो मैं फटाफट आपकी बात को तस्लीम करता, लेकिन ये हालात 2019 के बाद बने. Section 35 of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 provides that if any law made by the Legislative Assembly, either in the state list or in the concurrent list, is repugnant to any law of Parliament, the law made by the Legislative Assembly of the Union Territory shall to the extent of the repugnancy be void, unless such law made by the Legislative Assembly has been reserved for the consideration of the President and has received his or her assent. तो सीधी सी बात है ना, जिस बिल को प्रेसिडेंट के असेंट के बगैर यहाँ लाने की कोशिश की जा रही है, जिसका सीधा सीधा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से लेना देना है, जिस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को पहले ही जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी पे अब लागू किया गया है, उसके लिए अब इस असेंबली से फिलहाल इस तरह की लेजिस्लेचर आप ला नहीं सकते हो. हालात बदल जाएंगे तो जैसे मैंने बाकी ऑनरेबल मेंबरों से कहा है, हमारे हालात बदल जाएंगे तो आपको निजामुद्दीन भट्ट साहब इस तरह की लेजिस्लेशन लाने की जरूरत नहीं होगी. मैं दावे से कह सकता हूं कि जो भी हुकूमत उस वक्त यहाँ पे होगी वो फटाफट
उन तमाम इदारों को वापस लाने का काम करेंगे जो इदारे यहाँ हैं, जो 2019 के बाद रहे नहीं। और उनमें सबसे पहले हमारी J&K स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होगी, लेकिन फिलहाल कानून हमें इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम इसको पास करें, इसलिए मेरी इनसे गुजारिश होगी कि वो इसको विड्रॉ कर दें। ऑनरेबल सीएम साहब का ज़बरदस्त एहतराम है इस लिहाज से कि ही इज फंक्शनिंग इन ए वेरी रेस्ट्रिक्टिव एटमॉस्फेयर, लेकिन स्पेस होती है। 35 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो इन्होंने यहाँ ब्यूरो दे दिया, उसके लास्ट पैरा में इसमें नॉट बिकम ए लॉ बाय इटसेल्फ, but this could be proposed to President that space is provided. Having said that, जो इन्होंने अपनी मुश्किलात का जिक्र किया, हम सबों को उसका एहसास करना पड़ेगा। Let it go to history that we were the representatives of a welfare state, of a country which is globally known as a vast and effective democracy. A time came where there are reversals to the peril of institutions and their leaders. With that regret, let the history take it down as our helplessness, that we are the people, we are the representatives. This is the house which has not been able to make a simple law guaranteeing protection of life, liberty, sentiment, or guaranteeing a small amount of justice. इस एहसास के साथ और मजलूमियत का एहसास करते हुए मैं ये बिल वापस लेता हूँ। चलिए, अच्छा बिल वापस लेने की इजाजत दे दी है। जनाब अल्ताफ मोहम्मद वानी साहब। Sir, I rise to move forward to leave to introduce a bill to provide for immediate financial relief to fire victims for reconstruction and rehabilitation through the district administration, LA private members, bill number 12 of 2025. Sir, I also rise to introduce. नहीं, इंट्रोड्यूस नहीं, पहले आपको इजाजत मिले ना पेश करने की, फिर इंट्रोड्यूस होगा। जनाब स्पीकर साहब, मुझे हाउस एडजर्न होने के बाद अपने ऑनरेबल मेंबर साहब के साथ बैठ के समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि इन्हें कौन सी ज़रूरत महसूस हुई इस तरह के बिल को लाने की, क्योंकि जो इनके तरफ से प्रपोज हो रहा है वो तो वैसे भी है। फायर विक्टिम्स को गवर्नमेंट के तरफ से रिलीफ जो है दी जाती है, चाहे एनडीआरएफ के तहत, एसडीआरएफ के तहत, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत, रेड क्रॉस के तहत, और जहां भयानक हादसा होता है तो हम गाइडलाइंस को रिलैक्स करते हैं। जैसे इस हुकूमत ने भी 2-3 मरतबा कुछ इलाकों में आग लगी, हमने जो गाइडलाइंस थे उनको रिलैक्स करते जो रिलीफ की तादाद है उसको बढ़ा दिया। तो इस चीज़ को देखते हुए कि फायर विक्टिम्स के रिलीफ के लिए पहले ही प्रोविज़न है, मुख्तलिफ किस्म की प्रोविज़न है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड और रेड क्रॉस, हमें नहीं लगता है हुकूमत की तरफ से इस तरह की बिल की कोई ज़रूरत है। तो मेरी ऑनरेबल मेंबर साहब से मोहतबाना गुजारिश होगी कि उस बिल को विड्रॉ करें। अगर हमारे एसडीआरएफ के नॉर्म्स में या चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड के नॉर्म्स में कहीं पे इनका कोई मशवरा है जिनसे ये इनको लगता है कि फायर विक्टिम्स की हम और ज़्यादा मदद कर सकते हैं, वो मैं इनसे सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए बिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हम खुद कर सकते हैं।